नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों साइड में, आज के इस वीडियो में 5 जानकारियां लेके आया हूं जो हम सभी पेंशनर्स और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए जानकारियां हैं, जिसमें एंट्री लेवल पे के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, एमएससीपी के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ सर्कुलर 568 से लेकर के कई सारे और भी जानकारियां जैसे आप देख पा रहे हैं, सभी के बारे में विस्तृत में जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से मिलने वाली बढ़ोतरी, जिसको एंट्री लेवल पे कहा जाता है। जो सिपाही 6 पे कमीशन से पहले के भर्ती हैं और 6 पे कमीशन लागू होने के डेट में यानी कि 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही थे और उनका फिक्सेशन 6460 से कम में हुआ था, उनको लागू है ये एंट्री लेवल पे। पहले शुरू में जब मैं वीडियोस में ये जानकारी देता था तो कई सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि आप अफवाह फैला रहे हो, आप बेकार की जानकारी दे रहे हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि कई सारे जो पेंशन जा चुके हैं, उस समय में सिपाही थे, बाद में पेंशनर बन चुके हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई मेरे वीडियो के बेस पर, में दिए गए जानकारी के बेस पर किया और आज उनके रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से लेटर जारी हो रहे हैं। इवन उनका पीसीडीए तक केस पहुंच चुके हैं। तो चलिए, मैं आपको 3-4 ऐसे लेटर हैं रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से जारी किए गए, वो पूरे लेटर्स आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि एंट्री लेवल पे में किस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो चलिए उनको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ लेटर है, 6 नवंबर 2023 का लेटर, जो आरटी रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है, पेंशनर को दिया है। लांस नायक आर इलयरासु जी को ये लेटर दिया है और जैसे हेडिंग आप देख पा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे सिंस 1 जनवरी 2006। ये एंट्री लेवल पे का मुद्दा है दोस्तों और इसमें जानकारी पेंशनर को ये दी गई है कि आपका जो केस है, आपका जो मैटर चल रहा है, उसमें अभी क्या प्रोग्रेस है, कहां तक पहुंचा है। जिसमें आप देख पा रहे हैं, सीपी ग्राम्स का जब ग्रीवेंस डाला पेंशनर ने, तो वहां पर पेंशनर को यह जानकारी दी गई है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा, इट इज इंटीमेटेड दैट क्लेम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री लेवल पे इन योर रिस्पेक्ट हैज already been processed by PAOR on 20 जुलाई 2023 for onward submission to PCDA प्रयागराज। यानी कि दोस्तों, PAOR की तरफ से ऑलरेडी केस प्रोसेस हो चुका है और आगे PCDA प्रयागराज को प्रोसेस करने के लिए भेजा जा चुका है। और दोस्तों, इसमें 3 नंबर पैराग्राफ में जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द क्लेम बाय PCDA P प्रयागराज, PPO will be uploaded by them on Spurs and the same can be downloaded by your user ID and password। यानी कि एक बार जब PCDA प्रयागराज द्वारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपका कोरिजेंडम PPO, जो रिवाइज्ड कोरिजेंडम PPO होगा नए बेसिक पे के हिसाब से, उसको अपलोड कर दिया जाएगा स्पर्स में और आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसी हिसाब से उनका भुगतान भी होगा। तो आगे उनको उसका एंट्री लेवल पे का एरियर भी मिलेगा और उसी के हिसाब से उनको पेंशन भी, रिवाइज्ड पेंशन मिलेगा। अब इसके ऊपर और एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अब ये वाला जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये लेटर भी आरटी रिकॉर्ड की तरफ से ही लिखा गया लेटर है और इस लेटर में पीएओआर को कुछ बातें पूछी गई है। अब जब पेंशनर ने दोबारा से ग्रीवेंस डाला, ये देखिए, ये अलग पेंशनर है, आरटी रिकॉर्ड का 8 नवंबर का लेटर है, अलग ही लेटर है ये। और ये पेंशनर है हवलदार मिलन गायन। मिलन गायन जी ने जब ग्रीवेंस डाला तो पीएओआर को रिकॉर्ड ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में क्या लिखा आप देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू आईआरएलए इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव नेम्ड इंडिविजुअल एंड इंटीमेट हिज एलिजिबिलिटी फॉर एंट्री लेवल पे फॉर आवर फर्दर नेसेसरी एक्शन। यानी कि पीओआर को यह पूछा गया है कि आप इंडिविजुअल का आईआरएलए, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट होता है आईआरएलए चेक करिए और आईआरएलए चेक करके हमें बताएं कि ये जो पेंशनर हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये क्या एंट्री लेवल पे के लिए एलिजिबल हैं, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। तो दोस्तों, एंट्री लेवल पे में कहीं ना कहीं अगर आप कार्रवाई करेंगे, अगर आप छानबीन करेंगे, आप ग्रीवेंस डालेंगे, तो जरूर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भी कार्रवाइयां होती है, जैसे आपने देखा। अब इस मुद्दे पर कई सारे जो पेंशनर हैं उनका ये होता है, ये उनका सवाल होता है कि हमें 1 जनवरी 2006 में हमारा पेमेंट कितना फिक्स किया गया, वो कैसे पता चले। अब इसको लेकर के मैं दूसरा लेटर दिखाता हूं। ये देखिए, ये लेटर देखिए, ये लेटर है एक पेंशनर ने, जब उनको पता नहीं चला, उनको एंट्री लेवल पे के लिए अप्लाई करना था, उनको जब पता ही नहीं चला कि उनका पेमेंट कितना फिक्स किया गया था 6 पे कमीशन में। ये देखिए, ये शांति स्वरूप पांडा जी हैं। शांति स्वरूप पांडा जी ने क्या किया, उन्होंने आरटीआई लगा दिया। ये आरटीआई लगाया पीएओआर को। आप देखिए, ये सिग्नल का पीएओआर है और सिग्नल का पीओआर की तरफ से उनको ये जवाब मिला है। आप देखिए,
कि 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 तक आपका बेसिक पे 7,050 रुपए था और 1 जुलाई 2006 से 31/12/2006 तक आपका बेसिक पे 7,330 हुआ है। आगे ग्रेड पे भी आपका 2,000 रुपए था। यानी कि दोस्तों इनको लागू नहीं है, एंट्री लेवल पे इनको लागू तो नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने जानकारी तो ली, कम से कम उन्होंने कोशिश की। और ये जानकारी की वजह से अगर कहीं उनको अगर कम बेसिक पे में फिक्सेशन किया गया होता तो वो एंट्री लेवल पे के लिए आगे कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उनको ऑलरेडी उतना बेसिक पे मिला हुआ है जो कि एंट्री लेवल पे से ऊपर है, तो वो ये आगे की कार्रवाई वो करेंगे नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और पेंशनर हैं जो उस समय का बेसिक पे जानकारी ना होने की वजह से एंट्री लेवल पे में कुछ कार्रवाई ना करके बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ये नसीहत है, ये एग्जाम्पल है कि आप आरटीआई भी डाल सकते हैं। अगर आपकी चाहत है कि आपका पेंशन में, आपका पेमेंट में बढ़ोतरी हो, तो आप आरटीआई डाल के इस तरीके से जानकारी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा, अगर आप भी एलिजिबल हैं, आपको भी अगर लागू है एंट्री लेवल पे 1 जनवरी 2006 से और आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आपको भी कार्रवाई करना जरूरी है। चलिए अगली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। केएसबी यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से यह जानकारी निकल के आई है दोस्तों कि पिछले 5 साल में 932 करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम्स में पेंशनर्स को बांटे जा चुके हैं। अब इस जानकारी को आप सबके बीच में लाने का मेरा मकसद यह है दोस्तों कि कई सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हम सभी डिफेंस पेंशनर्स को जानकारी होनी जरूरी है। चलिए एक न्यूज मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आया है वो उस रिपोर्ट को दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो जानकारी, ये जो खबर आप देख पा रहे हैं, जागरण के हवाले से ये खबर है और ये खबर 18 नवंबर का है, आप जैसे देख पा रहे हैं। अब यहां पर जो जानकारी है देखिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 5 वर्षों में 932 करोड़ रुपए का अनुदान बांटा। बच्चों की शिक्षा समेत यहां होगा उपयोग। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्कीम में ये पैसे खर्चे होने वाले हैं या क्या क्या स्कीम में ये पैसे खर्चे हुए हैं। अब दोस्तों ये जानकारी, ये खबर आपको दिखाने का मेरा मतलब ये है कि कई सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको हम जानते ही नहीं है। हमारे कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन ग्रांट हो गया, बच्चियों की शादी के लिए जो पैसा मिलता है वो हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ग्रांट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 5 साल में 932 करोड़ रुपए केएसबी की तरफ से इन वेलफेयर स्कीम्स में बांटे गए हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि किन किन स्कीम में ये पैसे जो है बांटे गए, ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुदान प्राप्त किया। अब दोस्तों देखिए क्या क्या ऐसे अनुदान है, क्या क्या ऐसे योजनाएं हैं जिसमें हमें फायदा मिल सकता है, जैसे कि गरीबी अनुदान, शिक्षा अनुदान, विकलांग बच्चों का अनुदान, अनाथ बच्चों का अनुदान, चिकित्सा अनुदान, बेटी की शादी का अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान और गंभीर बीमारी अनुदान। ऐसे बहुत सारे, और प्रधानमंत्री जो स्कॉलरशिप स्कीम है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम जानकारी नहीं रखेंगे तो जो वेलफेयर हमें मिलने हैं वो मिलेंगे नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों का जो शिक्षा का अनुदान होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो होता है, हर महीने 1,000 एक बच्चे का हमें मिलता है, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। और बेटी की शादी वाला ये जो अनुदान है, ऐसे कई सारे अनुदान है जो लगभग हर पूर्व सैनिक को लागू होता है। अगर वो दिलचस्पी रखें, अगर वो जानकारी रखें और सही कार्रवाई समय पे करें तो उनको ये सारे अनुदान जो है, ये सारे ग्रांट्स जो है मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जानकारी रखिए और बेकार की चीजें इंटरनेट में देखने से अच्छा है, बेकार के वीडियोस वगैरह देखने से अच्छा है, इन चीजों के ऊपर जानकारी हासिल कीजिए, काम के वीडियोस देखिए। ये सारी जानकारियां आजकल इंटरनेट में उपलब्ध हैं। आप किस किस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, उन चीजों की जानकारी लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण में कई सारे पेंशनर्स ने भर दिया, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है, स्पर्श में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये एक मैसेज जो आप देख पा रहे हैं, यह मैसेज पेंशनर्स को आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आता है, योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए पेंशंस इलाहाबाद, स्पर्श पीसीडीए पेंशंस इलाहाबाद ड्यू टू आधार नंबर डज नॉट match for the PPO number provided. Please visit Spurs portal for Aadhaar updation, after which your identification will be accepted. Please contact your pension processing authority. अब दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूं, मेरी इसमें अपील है पीसीडीए से, क्योंकि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री मंत्रालय की तरफ से देखरेख में जो है लेटर्स जारी किए जाते हैं, क्योंकि पेंशन मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है और उनकी तरफ से गाइडलाइन दिए जाते हैं कि जीवन प्रमाण का इस्तेमाल करके आप लाइफ सर्टिफिकेट भर दीजिए।
और लाइफ सर्टिफिकेट भरे जाने के बाद, जीवन प्रमाण से लाइफ सर्टिफिकेट भरे जाने के बाद, उसके बावजूद कई सारे पेंशनर्स का तो जो आधार नंबर वो सही है, स्पर्श में भी सही है और सही सही आधार नंबर डाल के भी उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, लेकिन बावजूद उसके रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी विडंबना है। तो ऐसे में पीसीडीए को अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। पीसीडीए को अगर आधार नंबर से मैच नहीं हो रहा है तो पीपीओ नंबर से मैच करके भी जितने भी पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण के तहत लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाए और स्पर्श में इंपोर्ट किया जाए, ताकि पेंशनर्स को जो है मुसीबत का सामना ना करना पड़े, दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जो है झमेला उनको लेना ना पड़े। तो मेरी ये अपील है पीसीडीए से कि इस विषय के ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाए, और अगर आधार नंबर बाई चांस किसी का मिसमैच हो भी रहा है तो पीपीओ नंबर को मैच करके सारे लाइफ सर्टिफिकेट्स को जो है स्पर्श में ले लिए जाए। और अगली जानकारी दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जिसमें पेंशनर ये बोलते हैं कि अगर 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी पेंशनर्स को मिलना है तो पीसीडीए उसको ऑटोमेटिकली क्यों नहीं देता, क्यों पेंशनर्स को अपनी तरफ से कार्रवाई करने की जरूरत है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, ऑटोमेटिक देने का जो दौर है वो निकल चुका है, क्योंकि जब 13 अक्टूबर 2016 को 568 सर्कुलर जारी किया गया था, उसके बाद लगभग 3-4 महीने तक कि जितने भी पेंशनर्स उसके लिए एलिजिबल थे उनको दे दिए गए हैं, लेकिन अब पेंशनर्स उनकी बारी है जो छूटे हुए हैं। तो छूटे हुए जितने भी पेंशनर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली नहीं दिया जाएगा, तो पेंशनर्स को ही अपनी तरफ से कार्रवाई करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखना पड़ेगा, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, तब जाकर के 568 का सर्कुलर का फायदा आपको मिल पाएगा। लेकिन ग्रीवेंस डालने से, चिट्ठी लिखने से पहले दो चीजें आपको इंश्योर करनी है। नंबर एक चीज, क्या आपको 568 सर्कुलर का फायदा लागू है, उसके लिए आपको 1 जनवरी 2006 का आपका पेंशन पता करना पड़ेगा, 6th पे कमीशन लागू करने के बाद कितना फिक्स किया गया था। और अगर आपको लागू है तो अगला और दूसरी चीज आपको चेक करना है कि 2016 से 17 के बीच में कहीं ऑलरेडी आपको मिल तो नहीं गया है, कहीं आप भूल गए हो। तो ये दोनों चीजें जब कंफर्म हो जाएंगी, आपको लागू भी है, नहीं भी मिला है, तो आप आगे बढ़िए, कार्रवाई कीजिए, आपका एरियर आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों अगली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एमएससीपी से जुड़ी हुई जानकारी है। एमएससीपी से दोस्तों, जब आपका अगर एमएससीपी लागू है, नहीं मिला है, आप कार्रवाई करेंगे, जब आपको मिलने वाला होगा तो आपको एमएससीपी के 2 तरीके के एरियर मिलेंगे। एक तो सर्विस के दौरान का एरियर मिलेगा, एक पेंशन आउट हो जाने के बाद का एरियर मिलेगा दोस्तों। और सर्विस के दौरान का जो एरियर मिलेगा वो पीएओआर से मिलेगा, और जब आप पेंशन आउट हो जाएंगे उसके बाद जो एरियर बनेगा आपका एमएससीपी की वजह से, जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वो एरियर आपको मिलेगा पीसीडीए की तरफ से। तो इसी से जुड़ा हुआ एक पीएओआर का लेटर आपको दिखाता हूं, चलिए उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों ये पीएओआर सिग्नल की तरफ से लिखा गया एक लेटर है जो पेंशनर को भेजा गया है, देखिए। और ये लेटर एमएससीपी का एरियर को लेकर के है, देखिए ये राजकुमार जी को भेजा गया ये लेटर है, और इस लेटर में 27 जून का ये लेटर है। इस लेटर में किस तरीके से पेंशनर को बताया गया है कि उनका जो बेसिक पे सर्विस के दौरान की बात है, एमएससीपी रिवाइज होने की वजह से उनका बेसिक पे 10,580 से बढ़ा करके 10,610 कर दिया गया, और ग्रेड पे उनका 2800 कर दिया गया हवलदार के हिसाब से। तो उसका जो टोटल एरियर एमएससीपी का एरियर है, देखिए फर्दर एरियर इन दिस रिगार्ड, ये सर्विस में रहने के दौरान का एरियर है, 27,380 रुपए अंडर प्रोसेस्ड है, यानी कि उनको जल्दी से उनका अकाउंट में ये आ जाएगा करके ये लेटर लिखा गया है पीओआर की तरफ से। लेकिन ये जून का लेटर है दोस्तों, और पेंशनर ने जानकारी दी है कि ये अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पीएओआर की तरफ से ये बहुत ही स्लो कार्रवाई की गई है। अगर 27 जून को आपने ये बोल दिया कि आपका सब कुछ प्रोसेस हो गया, 27,380 रुपए अगर एरियर भी कैलकुलेट हो गया, तो उनका अकाउंट में इस एरियर को डालने में इतना समय क्यों लगाया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भी, सिग्नल रिकॉर्ड की तरफ से भी पीओआर के ऊपर जो है थोड़ा सा रिमाइंडर भेजा जाने की जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी ये 27,380 रुपए पेंशनर के खाते में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप भी एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई कीजिए। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एमएससीपी सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी 2006 या उसके बाद के रिटायरीज के लिए ही लागू है, उससे पुराने पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू नहीं है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो कार्रवाई जरूर करें, लेटर जरूर लिखें, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें, ताकि आपको आपका हक, आपका एमएससीपी मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।